हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी टाइम के बाद अब वीडियो बना रहा हूँ। मैं दो बैंक्स को डिस्कस करूँगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, कोई यूनिवर्सल बैंक नहीं है, एक्विटास को और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को। मैंने सोचा था उज्जीवन को भी इसी में क्लब करूँगा, बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं रेगुलेटरी साइड पे भी, और पर्टिकुलरली पर्सनली इन बैंक्स के जो बिजनेसेस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है दोनों का, फ्रॉम अनसिक्योर्ड टू सिक्योर्ड की तरफ ये जो भाग रहे हैं स्पीड से, उसमें भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। इसीलिए मुझे लगा फिर मैं कोई एक ना एक बैंक को मैं बहुत जल्दी में कवर करता, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। तो इसीलिए मुझे लगा इसमें दो ही बैंक्स को डिस्कस करते हैं। बट उससे पहले अगर हम ग्लोबली चीज़ों को देखें, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता है जो टैरिफ का जो डेडलाइन था वो एक्सटेंड हो गया है 1 अगस्त तक। और चाइना का तो फिर भी उनकी बात चल रही है ट्रेड डील की, ब्रिटेन के साथ ऑलरेडी डील फाइनलाइज्ड है। इसीलिए जो अमेरिका ने 50% कॉपर पे, स्टील पे टैरिफ्स लगाए हैं, तो ब्रिटेन को तो सिर्फ 25% पड़ेगा। ब्रिटेन की जो स्टील इंडस्ट्री है उसमें अलग से प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ टाटा का भी पोर्ट टैबलॉट में प्लांट है, वो तो ईएएफ जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है उसकी तरफ जा रहे हैं। गवर्नमेंट की फंडिंग को थोड़ा उन्होंने सिक्योर करके उस पर काम कर रहे हैं। बट जो ब्रिटिश स्टील को चाइना की कंपनी ने एक्वायर किया था, उन्होंने साफ मना किया है कि हम नहीं करेंगे ये। तो ऑलरेडी वहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। ब्रिटेन की स्टील इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नेशनल इमरजेंसी के जो पावर्स होती हैं वो जो केयर स्टामर हैं उन्होंने रिवोक करी हैं, और उसको एक एज एन इमरजेंसी की तरह उसको देख रहे हैं, उस प्रॉब्लम को जो स्टील में स्टील इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। बाकी कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, यहाँ पे 30% के टैरिफ की बात चल रही है अभी। जो रिसेंट थ्रेट है ट्रंप का, जो चेंज हो जाएगा आई एम प्रिटी श्योर। और दो तीन कंट्रीज़ और थी, जापान और साउथ कोरिया में, दोनों में 25% का टैरिफ की बात चल रही है अभी, पर्टिकुलरली जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज एवरी डे मिस्टर ट्रंप चेंजेस इज टैरिफ टोन, और बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसमें। अगर मैं इज़राइल और हमास की बात करूं तो उनकी जो सीज़ फायर है उसकी बात चल रही है। प्रिजनर जो जो उन्होंने, हमास ने टूरिस्ट को एबडक्ट किया था, उसको रिलीज़ करने की बात चल रही है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जियोपॉलिटिकल फ्रंट में अगर देखें। बट जो डाउ जोन्स है, जो यूएस के मार्केट्स हैं, वो ऑल टाइम हाई पे हैं। बट उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि डॉलर खुद 10 to 12% डिप्रिशिएट हो चुका है। इसीलिए अगर फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है अगर वो अपनी करेंसी में वापस जो भी इनके गेन्स हैं यूएस के मार्केट्स के, अगर वो कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज डॉलर ही वीक पड़ रहा है। और ये सब ग्लोबल में चल रहा है। बिकॉज मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगा एक बार सब चीज़ों को टच कर लूँ। और अब हम बात करते हैं अपनी दोनों कंपनीज़ की, जो हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो दोनों कंपनीज़ की अगर मैं बात करूँ, इनका एस्पिरेशन रहता है कि एक स्मॉल फाइनेंस बैंक तो हैं ये अभी, जहाँ पे एक टैग आपका अगर आ गया ना स्मॉल फाइनेंस बैंक का, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। ये सब जो कंपनीज थी, ये 7-8 साल ही हुए हैं इनको स्मॉल फाइनेंस बैंक बने हुए। उससे पहले कोई एमएफआई में था, माइक्रो फाइनेंस में, कोई एनबीएफसी था, तो बाद में इन्होंने आरबीआई से लाइसेंस लिया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के दो मेजर डेवलपमेंट्स हैं। एक तो फिनकेयर को उसने अपने साथ मर्ज किया था, आई थिंक अक्टूबर 2024 में, या उससे पहले थोड़ा 2024 में ही किया था बेसिकली। और उन्होंने अप्लाई भी किया है, 2024 में ही कर दिया था आरबीआई के पास यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए बैंकिंग के। तो अब देखेंगे उन्हें मिलता है या नहीं, बिकॉज सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट तो अगर आपको अगर यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस चाहिए आरबीआई से, तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट आपकी होती है कि आपका जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, एनएनपीए जिनको हम कहते हैं, वो 1% से नीचे होना चाहिए फॉर द लास्ट 2 ईयर्स जब भी आप अप्लाई करते हैं। तो उज्जीवन ने अप्लाई किया है, और बिकॉज उज्जीवन में डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ इस वीडियो में, बट उज्जीवन ने अप्लाई किया है और एयू ने अप्लाई किया है। एक्विटास तो उसका बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं एक्विटास में, एसेट क्वालिटी वाइज हो या डिसबर्समेंट को लेके हो, बहुत सारा प्रॉब्लम है। पोर्टफोलियो रिस्क हो, जो एसएमए अकाउंट्स हो, सब में उसका प्रॉब्लम चल रहा है। इवन दो थोड़े बहुत जिसे हम कहते हैं ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे हैं, जो एनालिस्ट का वर्ल्ड होता है उसमें एक बहुत फेमस वर्ड चलता है, सॉरी,
एक बहुत फेमस वर्ड चलता है एनालिस्ट का कि ग्रीन शूट्स आ रहे हैं, इसमें ग्रीन शूट विजिबल हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे जाके अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं। Q1 के जो उसके नंबर्स हैं वो अच्छे तो बिल्कुल नहीं है एक्विटास के। जो Q1 का रिजल्ट नहीं आया बट Q1 के अपडेट जो आए हैं नंबर्स का वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनका डिसबर्समेंट स्लो हो रहा है, उनका कलेक्शन एफिशिएंसी उतनी अच्छी नहीं है। देखेंगे आगे जाके, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। स्लिपेजेस उसमें काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं तो वो सब भी देखेंगे। पहले हम AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात कर लेते हैं। अगर इसमें हम टोटल डिपॉजिट देखें, कोई ये छोटा मोटा बैंक नहीं है, ये एक मीडियम साइज़ का बैंक हो चुका है। इसके अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो 1 लाख क्रॉस हो चुके हैं। तो उतना भी बड़ा नहीं है कि ये 20-25% से ग्रो ना कर पाए, बट उतना भी छोटा नहीं है कि ये इजीली 30 या 25% से ग्रो कर पाए। मुझे लगता है अगर ये सही से अपनी चीज़ों को ठीक करें, ठीक करके चले एसेट क्वालिटी को, बिकॉज 85% ऑफ द बुक जो इनकी है वो सिक्योर्ड है, इसीलिए इनको आगे जाके इतनी दिक्कत शायद ना हो और ये 25% ग्रोथ अचीव कर पाएँ। जैसा ये बात करते हैं उस हिसाब से इनका ROA भी बढ़ेगा, जो बेसिकली पूरा ROA ट्री होता है। नेट इंटरेस्ट इनकम, फिर आपका फ़ी इनकम आती है, उसमें से आप ओपेक्स को हटाते हैं, फिर जो आपका पी पॉप आता है उसमें आप प्रोविजंस ऐड करते हैं, उसके बाद जो भी आपका प्रॉफिट बचता है उससे आप ROA निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल आउटस्टैंडिंग एसेट्स, नॉट जस्ट लोन्स। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है या गलत समझते हैं कि ROA में सिर्फ नीचे जो डिनोमिनेटर होता है उसमें सिर्फ लोन्स आते हैं। लोन्स नहीं आते हैं सिर्फ, उसमें पूरे के पूरे एसेट्स आते हैं बैंक के पास, जिसको हम PPE कहते हैं बैलेंस शीट के फॉर्म में, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। उसमें बैंकिंग के जो जितने भी बैंक के ब्रांचेस हैं, उसमें कोई भी इक्विपमेंट है, सब कुछ, एवरी सिंगल एसेट, चाहे बैंक ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर कैश में प्रिजर्व करके रखा है, सारा कुछ एसेट आता है। इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर कोई बैंक कोई ब्रांच खोल रहा है तो उसका प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो आपका ROA सप्रेस रहेगा, बिकॉज वो एसेट, आपकी जो ब्रांच है वो एक एसेट है और वो एसेट आपके ROA के कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में आएगी। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो वो ROA आपका ड्रैग करेगा, आपका ROA को नीचे खींचेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोई भी आप ब्रांच खोल रहे हैं, कोई भी बैंक कोई ब्रांच खोल रहा है तो ऑब्वियसली टाइम लगता है, 15 to 18 to 20 मंथ्स लग जाते हैं डिपेंडिंग ऑन हाउ द ब्रांच इज़ बीइंग ऑपरेटेड। वहाँ से आपको इतने टाइम बाद, 1 या 1.5 साल बाद आपको प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम डिपॉजिट फ्रेंचाइजी की बात करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो आप डिपॉजिट्स देखेंगे तो 27% YOY इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। बिकॉज अगर आपको सबसे पहले बैंकिंग में आपको ये चीज़ देखना है कि लोग एसेट में ज़्यादा फोकस करते हैं कि ओके लोन का ग्रोथ क्या है, ये सब क्या है, बट आपको एक चीज़ देखनी होती है कि आपका डिपॉजिट का ग्रोथ कैसा है। बिकॉज अगर आपका डिपॉजिट का ग्रोथ आज अच्छा है तो आप कल क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो एक विद इन मैनेजेबल लिमिट्स में उसको रख के आप एसेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। विदाउट डिपॉजिट्स आप एसेट इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं, आपको फंडिंग करनी पड़ जाएगी, पैसा उठाना पड़ जाएगा, चाहे इक्विटी से उठाएंगे चाहे डेट से उठाएंगे, तो वो आपको ज़्यादा महंगा पड़ता है रादर देन डिपॉजिट से उठाना। इसीलिए डिपॉजिट फ्रेंचाइजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी फाइनेंशियल बैंक के लिए, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। वो उसका एक रॉ मटेरियल होता है। तो इसको आपको ऐसे समझना है, कोई भी कंपनी है, चाहे वो टेक्सटाइल में है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो हैवी मशीनरी बना रही है, जितना सस्ता आप रॉ मटेरियल उठाएंगे उतना ऑब्वियसली आपके मार्जिन्स बढ़ेंगे। तो बैंक के लिए रॉ मटेरियल है पैसा, पैसे से पैसा बनाता है बैंक, क्रेडिट बनाता है पैसे से ही। तो बैंक के लिए सबसे सस्ता पैसा उठाना पड़ता है डिपॉजिट के लिए, जब डिपॉजिट से पैसा उठाता है। बाकी और तरीके हैं, कम आपने बॉन्ड से पैसा उठा लिया, आपने इक्विटी से पैसा उठा लिया, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये सब बहुत महंगे फॉर्म ऑफ फंड रेजिंग है, महंगा फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल है। सबसे इजी होता है, सबसे सस्ता होता है डिपॉजिट, उसमें से भी सबसे सस्ता होता है आपका करंट अकाउंट, जिसमें आप ज़ीरो इंटरेस्ट पे करता है बैंक अपने कस्टमर्स को, जो MSME होते हैं या फिर मर्चेंट्स हैं या फिर छोटे मोटे ट्रेड्समैन हैं। फिर आता है आपका सेविंग्स अकाउंट, हम जैसे लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं, उसका भी कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर आता है आपका टर्म डिपॉजिट या फिक्स्ड डिपॉजिट, उसमें आपको ज़्यादा पे करना होता है। फिर आपका आता है जो आप मार्केट से पैसा उठाते हैं, वो धीरे धीरे हर एक चीज़ का पैसा जो है, जो फंडिंग का कॉस्ट है, वो बढ़ता रहता है। ठीक है, तो अब डिपॉजिट देखेंगे, अच्छा है, 27% से बढ़े हैं। Current deposits have grown by 28% YOY and saving deposits have grown by 12% YOY। तो कासा प्लस रिटेल का जो थर्ड पॉइंट है, कासा प्लस रिटेल का टर्म डिपॉजिट है इस टाइम पे 62%। कासा कोई बहुत अच्छा नहीं है, कासा किसी भी बैंक का इस टाइम पे आपको कासा अच्छा नहीं दिखेगा, एक दो को छोड़ के, बिकॉज कासा में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं एज अ इन्वेस्टर या फिर कोई भी
इंसान है उसको अगर अपना पैसा सेव करना है तो वो चाहेगा कि हमको ज़्यादा रिटर्न्स मिले, तो या वो एक्विटी में पैसा डालेगा या फिर वो टर्म डिपॉजिट में पैसा डालेगा। सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में लोग कम अब पैसा डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस कि आपको वहाँ पे उतना रिटर्न्स नहीं मिलता है। तो कासा रेशियो हर बैंक का इस टाइम पे प्रॉब्लमेटिक है, चाहे वो बड़े बैंक हों या वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या कोई भी ऐसी NBFC है जो डिपॉजिट ले सकती है। ठीक है, बाकी हम कासा डिपॉजिट्स और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, ऐसे डिपॉजिट्स आप देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फंड आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 3 बेसिस पॉइंट्स का आपको YOY इम्प्रूवमेंट दिखेगा। 7.07% है यहाँ पे, और पहले जो थी 7.1%। तो कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ से आगे जाके इनका ऑब्वियसली Q1 और Q2 में तो मैं नहीं कह सकता हूँ बिकॉज RBI ने अभी 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया एकदम अचानक। तो टोटल काफ़ी अच्छे रेट कट्स हो चुके हैं 6.5 से, अभी आई एम नॉट रियली श्योर कितना है, मैं भूल गया हूँ उस नंबर को, बट काफ़ी अच्छा रेट कट्स हुआ है इस टाइम पे। तो लैग के साथ इनको रेट कट का बेनिफिट मिलेगा बिकॉज स्मॉल फाइनेंस बैंक का जैसे ही आपके पास टैग आ जाता है तो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप अपना डिपॉजिट रेट अपने हिसाब से नहीं काट सकते हैं। बिकॉज मेरे को अगर अपना पैसा लेट्स से डिपॉजिट करना है और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एक्सिस बैंक है जो एक यूनिवर्सल बैंक है, या फिर कोटक है, ICICI है, SBI है, या कोई भी ऐसा यूनिवर्सल बैंक है, तो मैं अगर मेरे को दोनों, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है एक यूनिवर्सल बैंक है, अगर मेरे को दोनों सेम रेट प्रोवाइड कर रहे हैं डिपॉजिट में, सेम इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि मैं एक यूनिवर्सल बैंक में पैसा डालूँ ना कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में, बिकॉज ऑफ द परसीव्ड रिस्क। वहाँ पे परसीव्ड रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसीलिए अगर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो अपने डिपॉजिट रेट्स आगे कम तभी कर सकता है जब यूनिवर्सल बैंक अपने डिपॉजिट रेट्स को कम करेंगे, ये उसके बिना नहीं कर सकता है। तो ये फॉलो करते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये फॉलो करता है जो यूनिवर्सल बैंक कर रहे हैं। तो अगर यूनिवर्सल बैंक आगे जाके कट करते हैं, जो कि करेंगे ऑब्वियसली, तभी जाके SFB जो AU है या एक्विटास है, उज्जीवन है, बहुत सारे हैं, SFB की लीग में बहुत सारे बैंक्स हैं, तो ये तब जाके करेंगे। और तो इनको 1 या 2 क्वार्टर्स लगेंगे। तो इनका डिपॉजिट रेट अभी कम नहीं होगा, लेकिन इनका जो लेंडिंग का रेट है वो डायरेक्टली कम हो जाएगा उसमें, क्योंकि ये एक्सटर्नल बेंचमार्क से रिलेटेड होते हैं। मैंने पहले भी बोला है, बहुत बार ये चीज़ें डिस्कस करी हैं। EBLR होता है एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, उसको एक एक्सटर्नल बेंचमार्क जो कि मोस्ट केसेस में रेपो होता है। तो आपका जैसे ही रेपो रेट कट होता है तो बैंक्स को फोर्स हो जाते हैं एक तरीके से बैंक अपने लेंडिंग को भी कट करने के लिए। तो लेंडिंग ये तुरंत कट करनी पड़ेगी इन्हें, लेकिन डिपॉजिट ये कट लैग के बाद करेंगे। इसीलिए थोड़े टाइम तक इनकी जो एलिवेटेड रहेगी कॉस्ट ऑफ फंड्स, बाद में इनको बेनिफिट मिलेगा बिकॉज इनकी जो फिक्स्ड जो इनकी लोन बुक है वो आई थिंक 85% फिक्स्ड है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि इनको सिर्फ 15% ऑफ द बुक पे इनको लेंडिंग रेट्स कम करने पड़ेंगे। तो आगे जाके बेनिफिट हो सकता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को या किसी भी ऐसे बैंक को जिसकी फिक्स्ड रेट की लोन बुक है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो इज 79%, गुड इनफ 80-85 तक भी चलता है। ठीक है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है कि आपने कितना क्रेडिट आप दे रहे हैं एज अगेंस्ट योर डिपॉजिट्स। तो 85% मतलब क्रेडिट आपका सिर्फ 85% हो सकता है डिपॉजिट से। तो वो चीज़ मैं आगे दिखाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे आपको जैसे देखो टोटल डिपॉजिट्स 1,24,000 करोड़ दिख रहे हैं, लेकिन अब इस स्लाइड में आप देखो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो कितना है, 1,15,000। तो डिपॉजिट्स कितने थे टोटल, 1,24,000। एडवांस आपका ग्रॉस लोन का पोर्टफोलियो कितना है, 1,15,000। कम है, इट इज़ 70%, 80% है सिर्फ अपने डिपॉजिट्स का। तो वो होता है क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। ठीक है, अभी आप ग्रॉस एडवांसेस भी देखेंगे तो 1,08,000। इससे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ पता नहीं चलती, आपको ग्रोथ रेट पे यहाँ पे फोकस करना होगा कि किस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। YOY ग्रोथ रेट फिर भी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, अगर मैं बोलूँ तो फिर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया कंपैरेटिवली इज़ द कीवर्ड हेयर। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था, बट अगर मैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक से कंपेयर करूं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है FY25 में, डिस्पाइट ऑल द हेडविंड्स। बहुत सारी हेडविंड्स आई, MFI इनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। आई थिंक 11% 12% क्रेडिट कॉस्ट आ चुका था इनका आया या एक्विटास का आया, वो मैं आगे जाके क्लियर कर दूंगा, बिकॉज सब चीज़ें मिक्स हो जाती हैं जब मैं 2-3 कंपनीज़ को एक साथ पढ़ता हूँ। तो 6-7% तो आप मान के चल सकते हैं। क्रेडिट कार्ड वाले जो पर्सनल लोन वाला सेगमेंट है जो कि अनसिक्योर्ड होता है लाइक MFI, उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया है। आई थिंक ये 30-40,000 क्रेडिट कार्ड्स पर मंथ
डिसबर्स करते थे वो फिगर अब धीरे धीरे जाके आई थिंक 20,000 पे आ गया है या फिर 10,000 पे आ गया है। अब वो धीरे धीरे वहाँ से इम्प्रूव करेंगे। तो इनको पूरा रिकैलिब्रेशन किया है इन्होंने अपने क्रेडिट कार्ड वाले बिजनेस में, बेसिकली पूरे अनसिक्योर्ड वाले साइड में, जिसमें MFI भी आता है, माइक्रो फाइनेंस की लेंडिंग, और क्रेडिट कार्ड की लेंडिंग। तो दोनों में इनको प्रॉब्लम है इस टाइम पे। और क्रेडिट कार्ड ये कह रहे हैं इस साल तो नहीं होगा ब्रेक इवन, लेकिन अगले साल क्रेडिट कार्ड वाला बिजनेस ब्रेक इवन हो जाएगा। तो और वो हाई ROA वाला बिजनेस है, 4 to 5% ROA इनको ईजिली मिल जाता है क्रेडिट कार्ड में। एक छोटा सा कीड़ा पता नहीं कहाँ से आ गया अंदर। अगर आप ग्रॉस एडवांसेस की यील्ड देखेंगे तो 14.4% है। ये हिस्टोरिकली इनकी ज़्यादा रही है, अब कम हो रही है बिकॉज ये धीरे धीरे सिक्योर्ड एसेट्स की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और इनका कहना ये भी है कि हमारा 15% हमने कैप, इंटरनली हमने कैप एक सेट कर रखी है कि 15% से ज़्यादा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है लोन का वो अनसिक्योर्ड में नहीं होगा। तो अनसिक्योर्ड में इनके क्या क्या आते हैं, एक तो माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड, जिसमें पर्सनल लोन्स वगैरह सब कुछ हो गए। तो वो दोनों को मिला के 15% ऑफ द बुक से ज़्यादा नहीं जाएंगे ये, और 85% इनका सिक्योर्ड रहेगा। तो ये एक अच्छा साइन भी है, गलत साइन भी है, बुरा साइन भी है। अच्छा इसीलिए है बिकॉज इनको यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस लेना है, तो बहुत ज़्यादा ये अनसिक्योर्ड साइड में नहीं जा सकते हैं। और बुरा इसमें इसीलिए ये है कि जैसे जैसे आप अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड की तरफ आएंगे तो बाय इट्स वेरी नेचर आपकी यील्ड कम हो जाएंगी। आप माइक्रो फाइनेंस में अगर 20-21% चार्ज करते हैं, क्रेडिट कार्ड में अगर आप 19-18% चार्ज करते हैं, तो हाउसिंग के जब आप लोन देते हैं विच इज़ सिक्योर्ड साइड, वहाँ पे आप 12-13-14-15% ही चार्ज कर सकते हैं। ये भी 15-15 में फिर भी हायर साइड में बता रहा हूँ, तो 13-14% ही चार्ज कर सकते हैं। तो यील्ड आपने 5-6% की खो दी जस्ट बिकॉज आपने अनसिक्योर्ड से सिक्योर्ड की तरफ शिफ्ट हुआ है, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा नेट इंटरेस्ट मार्जिन में। और इस सब की कमेंट्री यही आ रही है, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक आप उठा के पकड़ोगे उसमें आपको यही कमेंट्री मिलेगी कि आपका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसमें कंप्रेशन आएगा फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एटलीस्ट, Q1 और Q2 में। तो Q1 और Q2 में इसीलिए भी प्रॉब्लम है बिकॉज सिंस अभी इनका फिर भी कलेक्शन एफिशिएंसी माइक्रो फाइनेंस में फिर भी इंप्रूव हो रही है। एक्स बकेट की मैं बात कर रहा हूँ, जो अकाउंट्स एक्स बकेट या फिर NDA नॉन डेलिंक्वेंट अकाउंट्स या फिर नॉन ओवरड्यू अकाउंट्स या फिर एक्स बकेट, ये सब एक ही चीज़ होती हैं। इसका मतलब है कि जो लोन अकाउंट्स आज तक ठीक परफॉर्म कर रहे थे, कोई भी डिले नहीं था उनके EMI में, उतने अकाउंट्स में से कितने आप कलेक्ट कर पाए। लेट्स से अगर 100 आपको कलेक्ट करना था, 100 रुपीज़ आपको कलेक्ट करने थे एक्स बकेट से, ऐसे अकाउंट से जो आज तक जिन्होंने EMI मिस नहीं किया है, और आप सिर्फ 99.5 कर पाएँ, तो आपका अकाउंट जो एफिशिएंसी है वो 99.5 हो जाएगी। बट ये नॉर्मल कलेक्शन एफिशिएंसी से डिफरेंट होता है। नॉर्मल कलेक्शन एफिशिएंसी में हम ओवरड्यू अकाउंट्स को भी कैलकुलेट करते हैं, तो आपकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो थोड़ा कम दिखती है, आपको 98 हो जाती है, कभी 97 हो जाती है। तो एक्स बकेट आपको बहुत दिमाग से यहाँ पे ध्यान देना होता है कि जब एक्स बकेट की बात हो रही है तो वो उन अकाउंट्स की बात है जो आज तक ऑलरेडी टाइम पे करते थे। एक्स बकेट जहाँ आपकी ख़राब होनी शुरू हुई, वहाँ पे आपको समझना है कि आगे जाके स्लिपेजेस आएंगे और आगे जाके आपका GNPA और NNPA को रिस्क होगा, एसेट क्वालिटी को रिस्क होगा। तो सारे SFB में यही मोस्टली यही नैरेटिव है, यही एक इनसाइट्स आ रही हैं कि कलेक्शन एफिशिएंसी पर्टिकुलरली एक्स बकेट की इम्प्रूव हो रही है। बट प्रॉब्लम यह है कि जो पिछले 1 या 2 क्वार्टर्स के स्लिपेजेस थे वो आगे Q1 और Q2 में आएंगे, उनको वो रिवर्स नहीं होने वाले हैं। बिकॉज माइक्रो फाइनेंस में अगर कोई 30 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो गया तो इट्स वेरी 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 डिफ़िकल्ट कि वो आगे जाके EMI पे करेगा। तो आगे जाके भी क्रेडिट कॉस्ट इनका Q1 और Q2 में एटलीस्ट हाई रह सकता है। बाकी Q3 से रिकवरी, ऑलमोस्ट सभी यही चीज़ कह रहे हैं कि Q3 से हमारी रिकवरी हो जाएगी। क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत दिमाग लगाना है, ध्यान देना है कि क्रेडिट कॉस्ट ये है टोटल एवरेज एसेट्स में, ना कि सिर्फ लोन के पोर्टफोलियो में। बैंक के पास बहुत सारे एसेट्स होते हैं। मेजर एसेट बैंक का होता है लोन्स, जो वो लोन दे रहा है वो उनके लिए एक एसेट होता है बिकॉज दैट विल हेल्प देम अर्न मनी थ्रू इंटरेस्ट। लेकिन जब हम टोटल एवरेज एसेट की बात करते हैं तो उसमें सारे एसेट्स आ जाते हैं जहाँ भी बैंक ने पैसा डाला हुआ है और जहाँ से बैंक को पैसा आएगा, चाहे वो बॉन्ड्स हों, चाहे कैश में रखा है, चाहे प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है, हर चीज़ आ जाती है।
तो जब हम क्रेडिट कॉस्ट 1.3 की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना है ये टोटल एवरेज एसेट्स में है। अगर हम इसी को सिर्फ लोन के तरीके से देखेंगे, डिनोमिनेटर में सिर्फ लोन पोर्टफोलियो को देखेंगे तो क्रेडिट कॉस्ट हमको ज़्यादा दिखेगी। तो आपको ये डिस्टिंक्शन भी रखना है अपने पास दिमाग में। ग्रॉस एनपीए भी आप देख सकते हैं, नेट एनपीए भी आप देख सकते हैं, दोनों में इंक्रीज़ है, बट ये ऑल अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका यहाँ पे जीएनपीए और एनएनपीए में इंप्रूवमेंट आया था ओवर द कोर्स ऑफ FY25। सब डिटीरियरेट कर रहे हैं धीरे धीरे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम देखते हैं एक सेकेंड, अभी ये चीज़ हम देखते हैं, ये वाला फाइनेंशियल हाइलाइट्स पूरे साल की। नेट इंटरेस्ट इनकम भी आपको इसमें दिखेगा, बढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़ा है, लेकिन उतना स्पीड से नहीं बढ़ा है। अदर इनकम भी आप देखेंगे तो अच्छी बात होती है अगर अदर इनकम आपका बढ़े, बिकॉज ये फिर ROE ट्री में आपको हेल्प करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। नेट इंटरेस्ट इनकम को आप अदर इनकम से ऐड करते हैं, जिसमें फ़ी इनकम बेसिकली आपकी आती है। अब ये तो खैर ऑथोराइज डीलर भी बन चुके हैं फॉरेक्स के, तो वहाँ से भी इनको एक इनकम का सोर्स आ रहा है। टोटल इनकम भी आप देख सकते हैं, पैट भी आप देख सकते हैं, बट इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें फिनकेयर का मर्जर हुआ है तो डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं है पिछले वाले साल से, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। यील्ड ऑन एडवांसेस भी बढ़ा है, इनका 14.4 हो गया है इस बारी, जो पहले FY24 में 13.3 था। कॉस्ट ऑफ फंड इनका बढ़ा है बिकॉज अगेन हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में थे हम पूरे साल, और लिक्विडिटी का भी क्रंच था, वो मैंने आपको बहुत बारी वीडियोज़ में बताया कि किस हिसाब से RBI ने खुद एक प्रॉब्लम क्रिएट किया था लिक्विडिटी का। लेकिन अब जो संजय मल्होत्रा आए हैं उन्होंने काफ़ी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, स्टैंस चेंज किया है न्यूट्रल की तरफ, लेकिन सब कुछ करने के बाद एक लिक्विडिटी उन्होंने प्रॉमिस भी किया है कि हम लिक्विडिटी के लिए बहुत ध्यान देंगे और एकदम रखेंगे। और गवर्नमेंट भी पूरा फोकस कर रही है कि इलेक्शन हीट वेव सब चला गया लास्ट साल का, तो इस बार अब ग्रोथ पे बहुत अच्छा फोकस करना है हमको। नेट इंटरेस्ट मार्जिन फिलहाल आपको बढ़ा हुआ दिख रहा होगा FY24 से, बट ओवरऑल इनका कम हो रहा है, आगे जाके भी कम होगा। कॉस्ट टू इनकम इन्होंने अच्छा खासा कम किया, 64 से 57% तक आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आगे जाके फिर से 60% तक जाएंगे, बिकॉज इनको डिसबर्समेंट के लिए एक पूरी फ्रेंचाइजी बैठानी है, तो उसमें खर्चा आता ही आता है। GNPA बढ़ा हुआ है, ROA इनका थोड़ा कम हुआ है, बट फिर भी काफ़ी अच्छा है। मैं अगर और SFBs की बात करूं तो AU फिर भी अच्छा है, और SFBs में अभी जैसे आपको बताऊंगा धीरे धीरे, एक्विटास का बताऊंगा धीरे, फिर उज्जीवन का और चीज़ कंपनीज़ का भी बताऊंगा। ROA है ही नहीं, चला गया है पूरा ROA। ROE भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत कम है, लेकिन पहले इनका बहुत ज़्यादा हुआ करता था। वापस उस ROE पे जाने में इनको टाइम लगेगा, 1-2 क्वार्टर्स लगेंगे, तो उस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। इनके जो पोर्टफोलियो है उसकी आप एक बार समरी देख सकते हैं कि सिक्योर्ड रिटेल में इनका 70% पोर्टफोलियो है, कमर्शियल बैंकिंग में इनका 19% पोर्टफोलियो है। तो ये हो गए जो फर्स्ट 2 हैं, ये हैं सिक्योर्ड में। उसमें व्हील्स मतलब चाहे व्हीकल फाइनेंस आप कह सकते हैं उसको, यूज्ड हो, कमर्शियल हो, पैसेंजर हो, ट्रैक्टर हो, सब कुछ उसमें आ जाता है। उसके लोन्स MBL हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया, GL हो गया, ग्रुप लोन नहीं, ग्रुप लोन तो नहीं होगा ये, ग्रुप लोन क्योंकि इनका आता है अनसिक्योर्ड में, इनका क्या हर किसी का ग्रुप लोन अनसिक्योर्ड में आ जाता है। कमर्शियल बैंकिंग जो MSME स्मॉल मीडियम इन सब एंटरप्राइजेस को जो लोन देते हैं वो है 20% पोर्टफोलियो बुक है इनकी। क्रेडिट कॉस्ट सिक्योर्ड रिटेल और कमर्शियल बैंकिंग में आप देखोगे तो फिर भी कम है, जो थर्ड वाला कॉलम है उसमें क्रेडिट कॉस्ट लिखी हुई है। बट जैसे ही आप माइक्रो फाइनेंस में आते हैं, मैंने पहले बोला था ना कि 6 to 7% है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 7%, 7.1% है टोटल बुक इनकी माइक्रो फाइनेंस की, जिसमें से कि क्रेडिट कॉस्ट है इनकी 7.75, बहुत ज़्यादा होता है, बट ये डिफरेंट नहीं है, बहुत सारे बैंक्स का इस टाइम पे यही है जो माइक्रो फाइनेंस में हैं। और क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, उसमें 3.8% ही है इनका पोर्टफोलियो, डिक्रीज़ हो रहा है दोनों का, माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट कार्ड में श्रिंक कर रहे हैं पोर्टफोलियो को। 11% क्रेडिट कॉस्ट है, बहुत हाई है, इसीलिए श्रिंक करना बनता भी है। श्रिंक नहीं करेंगे तो सारा का सारा जो इनका कैपिटल है वो चला जाएगा कॉस्ट में ही, क्रेडिट कॉस्ट में ही। ठीक है, अब हम देखेंगे इस स्लाइड को हम देख लेते हैं, यहाँ से आपको थोड़ा एक आइडिया हो जाएगा। मैं थर्ड वाले की बात कर रहा हूँ। पहले तो आप ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो देखो, ये माइक्रो फाइनेंस की बात हो रही है। जैसे मैंने आपको बोला माइक्रो फाइनेंस का पोर्टफोलियो श्रिंक हो रहा है, तो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो आप देखो 8000 करोड़ का था Q4 FY24 में, जो 6670 करोड़ का हो गया है अब। और Q3 के बाद मुझे लगता है जैसे जैसे इनको क्लैरिटी मिलेगी कि ओके
पोर्टफोलियो संभल चुका है माइक्रो फाइनेंस का, तो वापस से इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। लेकिन उसमें टाइम है, हमको देखना पड़ेगा, वी विल ट्रैक कैसे करते हैं। नॉन ओडी, थर्ड ग्राफ देखो, बार चार्ट देखो, नॉन ओडी कलेक्शन एफिशिएंसी मींस ये एक्स बकेट भी कह सकते हैं। अगेन जैसे मैंने पहले बोला था, नॉन ओडी मतलब होता है ओवरड्यू। नॉन ओवरड्यू मींस आज तक जिन्होंने पेमेंट मिस नहीं किया। एक्स बकेट मतलब सेम होता है, एनडीए मतलब भी सेम होता है, नॉन डेलिंक्वेंट अकाउंट्स, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी वैसे तो ज़्यादा होनी चाहिए थी, बट करंटली ज़्यादा नहीं है। Q4 FY24 में जो फर्स्ट कॉलम है उसमें आप देखो 99.6 थी, फिर कम होते होते 99.1 आई, फिर 98.4 हुई। Q3 और Q4 में हल्का इंप्रूवमेंट है, तो हमको इन्हीं साइंस को देखना पड़ता है। अगर आप ये साइंस देख लेते तो मुझे लगता है कि शायद आप थोड़ा पोजीशन बना पाते, बिकॉज स्टॉक में रन अप तभी आया है, पिछले कुछ टाइम में ही आया है, बिकॉज लोगों को दिखती हैं ये चीज़ें। Q4 के रिजल्ट के बाद जो भी एनालिस्ट होगा, जो मेरी तरह है या जो इन चीज़ों पे ध्यान देता है, बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देता है कि ओके आज की कलेक्शन एफिशिएंसी जो इम्प्रूव हुई है, इवन दो हमको रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट आगे जाके चांस हो जाता है कि आज की कलेक्शन एफिशिएंसी कल फ़ायदा देगी, बिकॉज सारे आप जो आपका कलेक्शन है वो अच्छा हो जाएगा, स्लिपेजेस कम हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। लास्ट स्लाइड है इस बैंक के लिए, तो इसको भी हम देख लेते हैं। ROA कंपोनेंट्स, अगर की इंटरनल मॉनिटरेबल गाइडेंस फॉर March 27 इन्होंने दिया है। FY24 का FY25 का अपडेट भी हम मैच कर लेते हैं। तो पोर्टफोलियो मिक्स शिफ्ट टुवर्ड हाई ROA एसेट्स। हाई ROA एसेट्स का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जिनका यील्ड ज़्यादा है और जिसमें क्रेडिट कॉस्ट भी कम आती है, तभी आपका प्रॉफिट बचेगा, और ज़्यादा प्रॉफिट बचेगा तो आपका ROE ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा, ROE आपका ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। ROE में आपको बस प्रॉफिट पे ध्यान देना होता है, डिनोमिनेटर चेंज हो सकता है, प्रॉफिट सेम रहेगा, इसीलिए प्रॉफिट पे ध्यान आपको देना होता है। तो गाइडेंस इनका था कि 72 to 75% हमारा जो पूरा पोर्टफोलियो है वो उसमें से 72% या 75% हाई ROE में रहेगा। ऑलरेडी 73% हाई ROE में है, तो गाइडेंस मोटा माटी मैच हो रही है इस टाइम पे। करंट अकाउंट का डिपॉजिट में जो शेयर है वो 4.8% है। 4.8% एज ऑन जो दिसंबर 2023 था, उसको इनको 100 बेसिस पॉइंट या 1.5% तक बढ़ाना था। करंटली इनका 5.6% है, विच इज़ गुड। धीरे धीरे शायद बढ़ेगा। करंट अकाउंट पे बहुत ज़्यादा ही फोकस कर रहे हैं, ये हो एक्विटास हो उज्जीवन हो। करंट अकाउंट इनका तब आता है जब ये स्मॉल बिजनेस लोन्स प्रोवाइड करते हैं, SBL जिनको हम कहते हैं, या फिर MSME लोन या कमर्शियल बैंकिंग। क्योंकि जो ट्रेडर है, जो आपका एक छोटा व्यापारी है, वो आपका करंट अकाउंट खोल के रखता है बैंक्स के पास। जब भी उसको ज़रूरत होती है वहाँ से पैसा निकालता है, नहीं होती है वहाँ पे पैसा डालता है, जो भी है। तो बैंक के लिए बहुत फ़ायदा हो जाता है, उसको एक लेट्स से फ्री कॉस्ट ऑफ मनी उसको मिल जाता है, क्योंकि 0% आपको इंटरेस्ट पे करना होता है करंट अकाउंट पे। इसीलिए बहुत ज़्यादा फोकस होता है करंट अकाउंट पे। अगर आप फेडरल बैंक को भी देखेंगे, SFB नहीं है, यूनिवर्सल है, तो उसको भी एक कमेंट्री उसमें भी यही आती है कि हम करंट अकाउंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप पॉज करके बाकी देख सकते हो। ये खाली मैंने आपको इसलिए दिखाया कि जो टारगेट है वो कितना अचीवेबल है, कितना नहीं कर पा रही है, कितना कर पा रही है, वो चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। ROE भी आप देखेंगे तो ये कहते हैं 1.87 हम डिलीवर करना चाहते हैं FY27 तक। ये ऑलरेडी मतलब कर ही लेंगे, ऑन ट्रैक हैं। इस साल तो इनको प्रॉब्लम हुआ, सबको प्रॉब्लम हुआ, तो ROE आपका जाएगा ऑफ कोर्स, तो उस हिसाब से आपको देखना है। अब हम आते हैं एक सेकंड में, थोड़ा बहुत इनकी चीज़ें मैंने बता ही दी हैं सारी चीज़ें। अब हम आते हैं एक्विटास पे। एक्विटास में सबसे पहले चलो एसेट की बात कर लेते हैं, लाइबिलिटीज़ की बाद में करेंगे। लाइबिलिटीज़ मतलब डिपॉजिट्स, एसेट मतलब लोन, बस सिंपल, कुछ आपको ध्यान नहीं देना है। पहले मैं चलो डिपॉजिट की बात कर लेता हूँ। लाइबिलिटीज़ ये है, एक्विटास की मैं बात कर रहा हूँ। तो ओवरऑल डिपॉजिट्स ग्रो हुए हैं 19% YOY, ठीक है। कोई बहुत अच्छा नंबर भी नहीं है तो बहुत ख़राब भी नहीं है, बिकॉज अच्छा इसीलिए है क्योंकि आपको लो कॉस्ट ऑफ फंड मिल रहा है। उतना अच्छा इसीलिए नहीं है क्योंकि सारा का सारा टर्म डिपॉजिट से आ रहा है, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट से कम आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है। कासा रेशियो स्टेबल है 29% पे, पहले ज़्यादा हुआ करता था, कम हो रहा है, बट बहुत बैंक्स का कम हो रहा है। तो मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है, जो बैंक कासा रेशियो मेंटेन करके चलेगा या इंक्रीज़ करके चलेगा, उसको एक एडिड बेनिफिट मिल जाएगा कंपटीशन के अगेंस्ट, बिकॉज उसका जो रॉ मटेरियल है, उसका जो फंडिंग है वो लो कॉस्ट पे होगी। और जैसे ही आपकी फंडिंग लो कॉस्ट पे होती है, आप एकदम एडवांटेज, आपको हेड स्टार्ट मिल जाता है बेसिकली।
फाइनेंस कंपनीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल कंपनीज़ की। इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। क्रेडिट रेशियो इम्प्रूव्ड टू 85%। एयू का कितना था? 79, विच इज़ वेरी गुड। बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम अगर हो गया, लेट्स से आपका 70% चला गया, मतलब आप अगर 100 रुपये डिपॉजिट से उठा रहे हैं तो आप क्रेडिट सिर्फ 70 रुपीज़ दे रहे हैं, ग्रोथ नहीं आएगा। आपका बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, फिर आपका आरबीआई से फ़ोन आ जाएगा कि आप कम डिपॉजिट से इतना क्रेडिट क्यों दे रहे हैं। जैसे एचडीएफसी को प्रॉब्लम आता है, एचडीएफसी पिछले 2 साल से ग्रो क्यों नहीं कर पाया, वही तो प्रॉब्लम है। उसका क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो 106% चला गया था, तो उसको अब धीरे धीरे वो कम कर रहा है, तो अब धीरे धीरे उसका ग्रोथ आएगा वापस, ठीक है। ये एक एडिशनल इंसाइट थी। आई एम नॉट गोना डिस्कस एचडीएफसी इन दिस वीडियो। तो सीडी रेशियो इंप्रूव हुआ है। पहले देखो इनका 88% था, तो वहाँ पे थोड़ा रिस्क हो जाता है यार कि अब आया कॉल आरबीआई से, तो अभी 85% हो गया है। धीरे धीरे आई थिंक 80 पे ले आएंगे अगर ये अपने डिपॉजिट्स को अच्छे से इंक्रीज़ करके चलते रहे तो। बाकी एसेट्स में आप देखोगे ग्रॉस एडवांसेस की ग्रोथ म्यूटेड है 11% पे, और इससे भी ज़्यादा म्यूटेड है इनकी Q1 में। जो इनके प्रिलिमिनरी नंबर्स आए हैं उसमें अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ऑब्वियसली लास्ट में इसके बाद दिखाता हूँ, तो वो और कम हो गए हैं। वो आई थिंक 8 या 9% से ग्रो किया है Q1 में। तो ऑब्वियसली जब आपका एक एग्जिस्टिंग बुक इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, तो बैंक का जो फोकस है, एसेट क्वालिटी जहाँ ख़राब हुई वहाँ पे बैंक का फोकस एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने में चल जाता है। उसका जो बैड इम्पैक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनको कंटेन करने में चला जाता है। तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ पे आपका ध्यान चला जाता है, ग्रोथ आपकी चली जाती है। आप ग्रोथ स्लो करनी पड़ती है आपको, अगर आप एसेट क्वालिटी को मेंटेन करके नहीं चल रहे हैं, जो कि इस टाइम पे एक्विटास के साथ क्लियरली हो रहा है। और एयू ने भी अच्छे से ग्रो किया है, मतलब अच्छे से ग्रो नहीं किया है इस बार, बट फिर भी मच बेटर देन एक्विटास। इसीलिए आपको इनके वैल्यूशंस में भी दिख जाएगा। वो 3.5 के प्राइस टू बुक पे ट्रेड करता है। एयू मेरे को लगता है वैल्यूशंस फिर भी इंट्यूशंस मेरे ऐसे हैं कि कंप्लीट है, बट मेरे को लगता है कि आगे जाके वो थोड़ा और रनअप उसमें आएगा, जैसे जैसे आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। वैल्यूशन वाइज मेरे को लगता है 3.5 का बुक देना, 4 का प्राइस टू बुक एयू के लिए बहुत होगा 20% ग्रोथ रेट पे, उससे ज़्यादा नहीं। 20 to 25% अगर ग्रोथ रहा, अगर ये ग्रोथ 15 पे आ गया, तो ये 4 का जो 3.5 का जो प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है वो मुझे लगता है और कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही है 20 to 25% ग्रोथ FY26 में, तो वो भी आपको ध्यान देना है। ये 1.5 के बुक पे ट्रेड कर रहा है फॉर ऑब्वियस रीजंस, बिकॉज ये एसेट क्वालिटी को मैनेज इन्होंने ठीक से नहीं किया, ग्रोथ इनके पास नहीं आ रही है। एयू इज़ ग्रोइंग एट 18 to 20% और ये ग्रो कर रहे हैं 8-9% पे Q1 में, और इनका ग्रोथ कम हो गया। बाकी ये पॉज करके आप देख सकते हैं। एसबीएल में आपको इसमें बता देता हूँ, स्मॉल बिजनेस लोन होता है। इन्होंने क्या किया, एक्विटास ने क्या किया, सिंस इनका माइक्रो फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, सबका प्रॉब्लम आया, तो इन्होंने फोकस एकदम शिफ्ट कर दिया स्मॉल बिजनेस लोन्स के ऊपर। पूरा पलटी मार दी एकदम, जिसे कहते हैं। और स्मॉल बिजनेस लोन्स जिसमें कि माइक्रो लैब भी आता है, तो वो होते हैं आपके सिक्योर्ड। वहाँ पे इन्होंने एकदम एग्रेसिवली घुस चुके हैं स्मॉल बिजनेस लोन्स के ऊपर, और वहीं से ये कासा डिपॉजिट्स भी रेस करने की बात कर रहे हैं। और बाकी आप पॉज करके देख लो, यूज्ड कार में भी ये काफ़ी अच्छे से जा रहे हैं, यूज्ड कमर्शियल व्हीकल्स में। एक्विटास का कहना ये है कि जैसे हम हाई यील्डिंग एसेट्स की तरफ से भाग रहे हैं, उनको छोड़ रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस हो गया जिसमें कि, उसी टाइम हम सिक्योर्ड एसेट्स की तरफ तो आ रहे हैं, लेकिन सिक्योर्ड में भी उन एसेट्स की तरफ आ रहे हैं जिसमें यील्ड ज़्यादा है। जैसे कि यूज्ड कार में, अगर आप यूज्ड कार का लोन प्रोवाइड करते हैं वर्सेस एक नए गाड़ी के लिए आप लोन प्रोवाइड करते हैं, तो आपको यूज्ड कार में ज़्यादा यील्ड मिलती है। तो ये यूज्ड कार में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, नए व्हीकल्स में नहीं उतना कर रहे हैं। स्मॉल बिजनेस लोन्स में भी आपको यील्ड ज़्यादा है, तो ये ऐसे ऐसे लोन्स की तरफ घुस रहे हैं। आई थिंक गोल्ड में भी ये घुसे हैं, जिसमें कि इनको यील्ड थोड़ा ज़्यादा मिल रही है, इसीलिए उसमें ये घुसे हैं। इन्होंने क्रेडिट कार्ड्स भी लॉन्च किया है, बट सिर्फ ईटीबी कस्टमर्स के लिए। ईटीबी कस्टमर्स होता है एग्जिस्टिंग टू बैंक, जो ऑलरेडी बैंक के कस्टमर्स हैं, थोड़ा अपनी कह सकते हैं कि रिलेशनशिप या स्टिकीनेस कस्टमर का बढ़ाने के लिए। अदरवाइज़ ये क्रेडिट कार्ड्स को स्केल करने का कोई इनका बहुत बड़ा प्लान नहीं है, सिर्फ उन कस्टमर्स के लिए है जो इनको दिखता है कि अच्छे कस्टमर्स हैं, बैंक के साथ विंटेज रिलेशनशिप हो चुकी है, अच्छी रिलेशनशिप हो चुकी है, डिफ़ॉल्ट नहीं करते हैं, तो उनको उनके स्टिकीनेस बढ़ाने के लिए, ताकि वो सिर्फ बैंक के पास रहें, बैंक की सर्विसेज यूज़ करें, तो उनके लिए इन्होंने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, बट उसको स्केल करने का इनका कोई ज़्यादा मूड नहीं है।
अब आप देखो माइक्रो फाइनेंस की कलेक्शन एफिशिएंसी में मैं बात करता हूँ। इन्होंने पहले तो फ्रेश फ्लो ऑफ माई बकेट 1 to 30 का बकेट, 1 to 30 बकेट मतलब होता है फर्स्ट डे से 30 डेज़ के बीच में जिनका ईएमआई फंसा हुआ है, मतलब एक दिन से ज़्यादा और 30 डेज से कम हुआ है जिनको ईएमआई पे करते हुए, जो पहले एक्स बकेट में थे। तो उसमें आपको वर्डिंग समझो, माइक्रो फाइनेंस फ्रेश फ्लोज इनटू 1 to 30 बकेट फ्रॉम एक्स बकेट। मैंने आपको अभी वीडियो में बताया एक्स बकेट मतलब या एनडीए मतलब या नॉन ओवरड्यू मतलब सेम, जिसका अकाउंट अभी तक ईएमआई मिस नहीं किया है। तो ऐसे कितने अकाउंट हैं जो पहले मिस नहीं किया था जिन्होंने, लेकिन अब उनका 1 to 30 डेज तक ईएमआई मिस हो चुका है, तो उसका उन्होंने पूरे एब्सोल्यूट फिगर दिया है, परसेंट में नहीं दिया है कि 2%, 3%, 4%, एब्सोल्यूट फिगर दिया है। तो इसमें एब्सोल्यूट फिगर में आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि ये किस तरफ जा रहा है। ऑल इंडिया में आप देखेंगे तो इसका डाउनवर्ड ट्रेंड है, विच इज़ अ गुड साइन। कर्नाटका में इंक्रीजिंग ट्रेंड था बीच में, अब मार्च 25 में डिक्रीज़ हुआ है बिकॉज ऑफ द कर्नाटका ऑर्डिनेंस। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आई थी, चाहे वो क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण हो या फिर जो भी माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों कैटेगरी के जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर्नाटका में परफॉर्म कर रहे थे, जिनका पोर्टफोलियो ज़्यादा था कर्नाटका में, काफ़ी बैंक्स का ज़्यादा है वहाँ पे इन स्मॉल फाइनेंस और एमएफआई का, तो वहाँ पे ऑर्डिनेंस की वजह से दिक्कत आई, ये कलेक्शन नहीं कर पाए ठीक से, तो वहाँ से स्लिपेजेस बढ़ गए। तो वही आपको दिखेगा, इसीलिए एक्सक्लूडिंग कर्नाटका को अलग से लिखा हुआ है और एक्सक्लूडिंग कर्नाटका को भी लिखा हुआ है। एक्सक्लूडिंग कर्नाटका भी एक अच्छे ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है। तो मतलब फ्रेश बकेट से जो फ्लो है, एक्स बकेट से जो फ्लो है 1 to 30 बकेट्स का, वो कम हो रहा है, विच इज़ अ गुड साइन, मीन्स स्लिपेजेस आपके यहाँ पे कम हो रहे हैं। एक्स बकेट की कलेक्शन एफिशिएंसी भी आप देख सकते हैं, इंक्रीजिंग ट्रेंड है ऑल इंडिया में भी, कर्नाटका में भी इंक्रीजिंग ट्रेंड है। बीच में फेब 25 में जब ऑर्डिनेंस एकदम पीक पे था, उसका इम्पैक्ट जब पीक पे था तो 88% तक कलेक्शन एफिशिएंसी चली गई थी एक्स बकेट की। एक्स बकेट की कलेक्शन एफिशिएंसी 88% पे आना इज़ अ वेरी 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 बैड थिंग, क्योंकि मतलब 100 आपको ऐसे एक्स बकेट के जो अकाउंट्स थे, लेट्स से 100 रुपीज़ कलेक्टिवली उन्होंने लोन में उठाया हुआ है, ठीक है, जो ऑलरेडी टाइम में पे कर रहे थे। अब बिकॉज ऑफ द ऑर्डिनेंस अगर वो 88 ही आप कलेक्ट कर पाए उन लोगों में से जो ऑलरेडी टाइम में पे कर रहे थे, तो सोचो उन अकाउंट्स का क्या होगा जिनकी ईएमआई ऑलरेडी मिसिंग थी, चाहे वो SMA 1 में हो जिसको हम कहते हैं कि 0 to 30 डेज डिले, या SMA 0 में हो जिसको हम कहते हैं 0 to 30 डेज़ का डिले, 1 to 30 डेज़ का डिले, SMA 1 में हो जिसको हम कहते हैं 31 to 60 डेज़ का डिले, या फिर SMA 2 में हो जिसको हम कहते हैं 61 to 90 डेज़ का डिले, उसके बाद NPA हो ही जाता है। तो अगर आपकी एक्स बकेट 88 पे आ गई कलेक्शन एफिशिएंसी, तो आप बर्बादी के रास्ते पे हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, लेकिन वो बढ़ गई है, वो ऑर्डिनेंस की वजह से हुआ था, वन ऑफ इवेंट था, 92 पे आ गई है, वेरी लो, स्टिल वेरी लो, क्योंकि अगर मैं इनका ब्रेक इवन बताऊं माइक्रो फाइनेंस का, एक्विटास का, तो 98.6% कलेक्शन एफिशिएंसी के बाद ये ब्रेक इवन कर पाते हैं। अगर ये 100 रुपये में से 98.6 भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स से 98.5 इन्होंने कलेक्ट किया, तो ये ब्रेक इवन भी नहीं कर पाते हैं एमएफआई में। प्रॉफिट तो तब आएगा जब इनका 99.6, 99.7 इतना कलेक्शन एफिशिएंसी होगी, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। इंटरेस्ट रेट साइकिल हम देख सकते हैं यहाँ पे। पहले तो आरबीआई रेपो रेट एक लाइन है इसमें, आरबीआई रेपो रेट की, जो हम सबको पता है कि कहाँ से कहाँ चला गया है, 6% पे आ गया है, ये और कम हो चुका है, बट ये थोड़ा पहले की बात होगी, तो इसीलिए इन्होंने इतना यहाँ पे लिखा नहीं है। एक आप देखोगे कॉस्ट ऑफ फंड, जो रेड वाली लाइन है वो है इनकी कॉस्ट ऑफ फंड। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ हुआ, इनके कॉस्ट ऑफ फंड आप देखोगे कैसे इंक्रीज़ हुए हैं, काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हुए हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। अच्छे से वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज जैसे आपके कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ते हैं तो आपका निम्स में कंप्रेशन आता है। निम्स में अगेन देखो, जो मैंने बात बोली वो आपको डायग्राम दिखा भी देगा, जैसे जैसे रेड लाइन ऊपर 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 गई, तो आपका जो निम है, जिसको हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो धीरे 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 कम हुआ। एंड ये चीज़ सेम है, जैसे ही आपका रेड वाली लाइन जो कि कॉस्ट ऑफ फंड है, वो आगे जाके कम होगी, अभी नहीं होगी, इमीडिएटली नहीं होगी, बट एट सम पॉइंट होगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट ही कम हो रहा है। इनका भी फिक्स्ड बुक काफ़ी 89% है, अगर आप नीचे देखोगे लिखा हुआ है सेकंड लाइन में, उसका भी सेकंड सेंटेंस है, द फिक्स्ड रेट लोन्स फ्रॉम
form 89% of the overall loan book which will help us support margins in this scenario। तो उनको रेट कम नहीं करना पड़ेगा उस 89% ऑफ द बुक में, इसीलिए इनको फ़ायदा हो जाएगा। तो जो फिक्स्ड रेट का बुक जिनकी ज़्यादा होती है, जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की, उनको डाउनवर्ड साइकिल ऑफ रेपो रेट कट में बेनिफिट होता है, लेकिन उनको अपवर्ड साइकिल में उतना बेनिफिट नहीं हो पाता है, बिकॉज आज को जो लोन देंगे, अगर इन्होंने फ्लोटिंग पे नहीं रखा उस लोन को आज की डेट पे, तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा सकते हैं, दिक्कत इनको हो जाएगी। बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप देखो। की रेशियोज़ आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ फंड तो मैंने आपको पहले बता दिया किस हिसाब से बढ़ रहा है, इस वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जैसे जैसे कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ा, इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हुआ, और इसके पीछे दूसरा रीज़न ये भी था कि इन्होंने जो हाई यील्डिंग एसेट्स थे, माइक्रो फाइनेंस वाले, पर्सनल लोन वाले, तो उन्होंने, जिसमें इंडिविजुअल आता है, पर्सनल नहीं कहते हैं उसे हम, माइक्रो फाइनेंस में आप ग्रुप में लेंडिंग करते हैं, 3-4 लोगों को उठा के ग्रुप लोन देते हैं, और उसमें से 3-4 साइकिल ऑफ लोन के बाद आपको लगता है, बैंक को लगता है कि ओके ये कस्टमर ने हमसे 5 बार लोन लिया है और 5 बार वापस किया है विदाउट मिसिंग एनी ईएमआई, तो उनको ये इंडिविजुअल लोन में ले आते हैं, ठीक है। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ से इनका कम हुआ है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक वैसा नहीं करता है, इंडिविजुअल लोन वाला इक्विटास करता है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनका उस वजह से भी कम हुआ है, और आगे जाके फर्दर कंप्रेशन आ सकता है। तो कहाँ 8.17 था, अब 7.13, 100 बेसिस पॉइंट से इनका जो निम्स का कंप्रेशन आया है, नॉट अ गुड साइन। आगे जाके और कंप्रेस होगा, अगेन नॉट अ गुड साइन। तो हमको देखना पड़ेगा कब यहाँ से रिवर्ट होता है, धीरे धीरे हो जाएगा और वहाँ से इसका प्राइस टू बुक बढ़ेगा। अभी तो 1.5 पे रहेगा, जिस हिसाब की इसका Q1 के नंबर्स आए हैं, प्रिलिमिनरी नंबर्स आए हैं, ठीक है। बट अगेन मेरे बोलने पे आपको पोजीशन ना तो बनानी है ना तो एग्जिट करना है। मेरा काम है यहाँ पे सिर्फ आपको एक पिक्चर प्रोवाइड करना, और एक अपनी तरफ से मैं अनबायस्ड होके पिक्चर प्रोवाइड करता हूँ। बायस थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है, लेकिन मैं अपने एंड से कॉन्शियसली ट्राई करता हूँ कि बायस कम से कम रहे। मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट ना करूँ कि आपको पोजीशन बनानी है या पोजीशन घटानी है, बिकॉज अगर आप सिर्फ पूरा वीडियो देख के लास्ट के एक सेंटेंस पे फोकस करेंगे कि हाँ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अच्छा है, 3.5 से 4 टू पीबी पे ये जा सकता है, तो आप इन्वेस्ट करो, उसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि आपने पूरा वीडियो में कुछ नहीं देखा और लास्ट के एक सेंटेंस पे आपने इन्वेस्टिंग कर दी। कल को जाके मैं भूल जाऊंगा, कल को अगर मेरी मर्जी है, कल को मैं नहीं बनाया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पे वीडियो, आप किसको ढूंढते रहेंगे, किसको कंप्लेन करेंगे? मैं तो आपका एक भी रुपया वापस नहीं करने वाला है। तो मेरे बोलने पे मत जाओ, खाली एनालिसिस सीखो, अपना इसके बाद काम करो। खुद जब मेहनत करोगे तभी पैसा कमा पाओगे। टिप्स से थोड़ा बहुत आप कमा पाओगे जब जब एक्सट्रीम बुल रन आएगा, जब 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 बियर मार्केट आएगा, सारा पैसा आप दे भी दोगे मार्केट को। तो जब तक मेहनत नहीं करोगे तो कन्विक्शन नहीं आएगा, कन्विक्शन नहीं आएगा तो पैसा नहीं बनेगा। सिंपल है, ये चीज़ मैं बहुत बार बता भी चुका हूँ और बहुत बारी मैंने एक्सपीरियंस भी करी है। स्टार्टिंग जब मैंने करी थी, मैं खुद टिप्स पे था और टिप्स से मैंने पैसा भी कमाया बिकॉज बुल रन। लेकिन अब नहीं, बिल्कुल टिप्स पे आप जाओ मत, बस इतना इतना मैं कह सकता हूँ आपसे। कॉस्ट टू एसेट्स भी आप देखेंगे तो ठीक है, ओके ओके हैं, बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं हो रहे हैं। आर का आप देखो क्या तबाही हुई है आर वाले में। 1.91% आर जो हुआ करता था Q4 FY24 में, MFI के स्ट्रेस के बाद 1% भी नहीं है, मतलब 0.5% भी नहीं क्रॉस कर पाया शायद। उसके एक बार ही किया था। तो अब हालत आप देख सकते हो कि कैसी हालत है, और यही रीज़न है 1.5 के प्राइस टू बुक पे पड़ा है। ऐसा तो नहीं है कि आज की डेट में हर लोग अंधे हैं, किसी को दिख नहीं रहा है कि यार अच्छा परफॉर्म कर रहा है लेकिन 1.5 के प्राइस टू बुक पे पड़ा है। जब ऐसे रिजल्ट आएंगे, आरओए जब इतना चला जाएगा तो, और क्रेडिट कॉस्ट जब इतना बढ़ जाएगा, NGNP NNP इतने बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली आप 1.5 के ही P2B पे ट्रेड करोगे। आरओई भी आप देखो कहाँ से 14.22 के आरओई से आप 2.7 के आरओई पे आ गए हैं। तो मतलब इट्स जस्ट अ बैड जोक। बाकी आप देख लो क्रेडिट कॉस्ट कैसी है। क्रेडिट कॉस्ट अगर मैं सिर्फ MFI की बताऊं तो इनकी भी वही हाल है जो AU का है, 11% का। सिर्फ MFI की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे ये ओवरऑल बुक का दिखा रहा है इस स्लाइड में, बट मैं अगर ये MFI की बात करूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। 11% का उसमें स्लिपेजेस थे, या क्रेडिट कॉस्ट उसकी 11% थी। लास्ट स्लाइड है डिसबर्समेंट, आपको यहाँ पे समझ आएगा कि क्या प्रॉब्लम चल रहा है। देखो माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो लोन्स
डिसबर्समेंट YOY का आप छोड़ दो, YOY से आप थोड़ा गलत पिक्चर यहाँ पे चली जाएगी, YOY छोड़ दो, बट एक ट्रेंड देखो Q4 FY24 में जो 1466 करोड़ का डिसबर्समेंट पर क्वार्टर हुआ करता था माइक्रो फाइनेंस में, वो अब जाके 355 करोड़ पे आ गया है। ठीक है, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस लोन जो 1600 करोड़ का हुआ करता था, फिर 13 हुआ, उसमें इन्होंने, मैंने बोला ना कि माइक्रो फाइनेंस से जैसे इन्होंने कम किया वैसे ही SBL को बढ़ाया। तो 1300 से लेके फिर 1500 गए, फिर 17 गए, इस बारी Q4 में FY25 में 1684 चले गए। तो इसको ये बढ़ा रहे। YOY मत देखना आपको, क्योंकि YOY सिर्फ 2 क्वार्टर्स को कंपेयर किया जाएगा, हमको ट्रेंड का एक पिक्चर नहीं मिल पाएगी। हाउसिंग फाइनेंस भी इन्होंने काफ़ी इस पे फोकस किया है। व्हीकल फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। जो 1254 उसमें से भी व्हीकल फाइनेंस में भी यूज्ड CV आप देखो, जो 637 था, फिर 572, वो 860, 917 इस तरीके से आ गया है। यूज्ड कार भी आप देखोगे नीचे। MSE फाइनेंस में भी इन्होंने अच्छा ग्रो किया है। तो माइक्रो फाइनेंस को छोड़ के और व्हीकल फाइनेंस में भी कोई बहुत ज़्यादा न्यू में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। यूज्ड में, SBL में, इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको इसमें से ध्यान देनी है। बाकी आई थिंक हो चुका है सब कुछ, डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं। ये चीज़ आप देख सकते हैं SMA 0 का, जो मैंने आपको बताया कि 0 to 30 डेज़ जिनका EMI नहीं आया है तो वो SMA 0 में चले जाते हैं। तो SMA 0 का ट्रेंड आप देखोगे तो DPD, डेज पास्ट ड्यू जिसे हम कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस में अगर आप देखोगे तो SMA 1 और 2 को तो आप छोड़ दो, वो तो बढ़ेगा, वो तो बिकॉज अगर SMA 0 से 1 पे चला गया तो वो 2 पे भी जाता है। माइक्रो फाइनेंस में ये एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, बिकॉज एक बार कोई लोन नहीं, पैसा नहीं दे रहा है, इट बिकम्स वेरी अनलाइकली कि वो आगे जाके 30 क्या 60 क्या 90 वो देगा ही नहीं पैसा आपका। तो SMA 0 जब आपके कम होना शुरू हो जाए तो आपको ये समझना है कि यहाँ से रिकवरी आ सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ से एक्विटास को आपको देखना ज़रूरी है। बिकॉज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज का रिजल्ट ख़राब है तो ये हमेशा ख़राब करेगा, यहाँ से ही मैं कह रहा हूँ कि ग्रीन शूट्स विजिबल हैं। SMA 0, चाहे मैं कोई पोजीशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, पोजीशनिंग आपको जैसी रखनी है आप रखो, मैं ये कह रहा हूँ 4 क्वार्टर्स का जो नंबर है उसमें आपको SMA 0 जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है या नहीं, क्लियर कट दिख रहा है, तो मतलब ये कंटेन पहले ही कर दे रहे हैं। जो अकाउंट स्लिप होने थे, जो अकाउंट 0 to 30 डेज़ तक EMI नहीं दे रहे हैं, वो उससे ज़्यादा ही नहीं आने दे रहे हैं, SMA 0 पे ही ये रोक ले रहे हैं, SMA 0 को ही कम कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। आगे जाके लैग इम्पैक्ट आएगा, कॉन्सिक्वेंसेस फील करेंगे ये 1 या 2 क्वार्टर्स के लिए, बट मुझे लगता है कि Q3 से ये ठीक करना शुरू कर देंगे। और नॉन MFI और बैंक का भी आप अपने हिसाब से देख लो। मैंने आपको बेसिकली टर्मिनोलॉजी बता दी, SMA क्या होता है और उसका SMA 0 के कम होने का मतलब क्या है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो चीज़ आप देख सकते हो नॉन MFI और बैंक के सेक्शंस के लिए भी। बाकी हो चुका है इसमें काफ़ी अच्छा डिस्कशन मुझे लगता है हो चुका है। बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑब्वियसली जो मैंने वीडियो में नहीं कवर करी हैं, इतना पॉसिबल होता भी नहीं है वीडियो पे कवर करना, बट अपने एंड से भी ये एक आपको अच्छा खासा हेड स्टार्ट दे देगा अगर आप इन दोनों कंपनीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं या किसी भी स्मॉल, ये दोनों आपने पढ़ लिया तो आप, मैं आई एम प्रीटी श्योर, आप उज्जीवन हो या कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक हो या फिर कोई माइक्रो फाइनेंस का भी इंस्टीट्यूशन हो, कॉन्सेप्ट्स चेंज नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है लेकिन चेंज नहीं होते हैं। तो आप अपने हिसाब से उनको भी एनालाइज कर सकते हो। अच्छा खासा आर्सेनल मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ इस वीडियो के थ्रू। कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। बस कोई टिप्स वाला सवाल मत करना कि मैं एग्जिट करूं या होल्ड करूं या सेल करूं, मेरे को नहीं पता है और मेरा ये काम भी नहीं है और मैं यहाँ पे इसीलिए बैठा भी नहीं हूँ। तो वो आपकी मर्ज़ी है। कोई फंडामेंटल कोई क्वेश्चन है, आई विल बी वेरी हैप्पी, आई एक्चुअली फील वेरी हैप्पी टू हेल्प व्हेन पीपल आस्क मी गुड क्वेश्चंस। कुछ अजीब से क्वेश्चन भी आते हैं मतलब जिसका सेंस नहीं होता है तो मैं उसको रिप्लाई भी नहीं करता हूँ। बाकी आई ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड टू गुड क्वेश्चंस रिगार्डिंग फंडामेंटल एनालिसिस। अब इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।